चलिए बच्चों आगे चलते हैं। लास्ट क्लास में हम लोग जैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स पढ़ रहे थे, उसी बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमने देखा था कि कैसे कॉम्बिनेशंस ऑफ सेल्स सीरीज़ में और पैरेलल में लगे होते हैं। सीरीज़ में लगे होते तो सारी ईएमएफ ऐड कर दो, पैरेलल में लगे हो तो फॉर्मूला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, दैट वाज E इक्वलेंट इक्वल्स टू E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। ऐसे हमने कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स पढ़े थे और इससे ऑफ कोर्स हमारे सवाल करने थोड़े से आसान हो जाते हैं। इसका ये भी अर्थ नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल के फॉर्मूले से बात बन पाएगी। कोई बच्चा कहते हैं कि सर मेरे को तो नहीं याद है सर ये ईएमएफ इक्विवेलेंट ईएमएफ के फॉर्मूले, सर मैं केसीएल केवीएल वगैरह से कर सकता हूँ? अरे हाँ बिल्कुल कर सकते हो। केसीएल केवीएल से तो सारे सवाल होंगे ही। ये जो ई इक्विवेलेंट वगैरह हमने निकाले हैं ये भी तो केसीएल केवीएल से निकाले हैं। तो केसीएल केवीएल लगाना, आर इक्विवेलेंट लगाना ये प्राइम चीज़ है, इनसे हम सारे काम वैसे भी निपटा सकते हैं, ठीक है। बट स्टिल आपने इस बात को नोटिस किया होगा कि ई इक्विवेलेंट लिखने से हल्का सा आसान तो पड़ता ही है कि नहीं। आगे चलिए एक और सवाल। बच्चों एक सवाल कीजिए, आपके पास इस तरह का अरेंजमेंट है, ये बैटरी, रेजिस्टेंस, बैटरी, रेजिस्टेंस एंड इस तरह से एक रेजिस्टेंस और इस तरह का अरेंजमेंट है। दिस वन इज 10 वोल्ट 2 ohm, दिस वन इज 8 volts 2 ohm, दिस वन इज 3 volt 1 ohm, और ये बड़ा आपके पास एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है 2। इसको मैंने कैपिटल R लिख दिया। आपको सिर्फ और सिर्फ एक काम करना है कि इस कैपिटल R में से कितना करंट गुजरेगा वो निकालो, सिर्फ इतना सा ही काम। अब कोई बच्चा अगर जिद्दी पकड़ ले कि सर मैं तो केसीएल केवीएल आते हैं सर मेरे को, तो सर मैं तो उनसे ही आंसर्स निकालना चाहता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते बेटा, उनसे आंसर आएंगे और बड़े आराम से आएंगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। बट इतना हमने बेटा क्या सीरीज पढ़ने पड़े ईएमएफ वगैरह, कुछ तो फायदा होना चाहिए ना। तो आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल, ये दोनों बैटरीज, ये दोनों सेल्स आपके पैरेलल में हैं, इनको एक इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर दो, वो जो बैटरी होगी वो इसके साथ सीरीज में होगी, देख लेंगे, कोई चिंता वाली बात नहीं है। ये दोनों बैटरीज आपस में दोनों पैरेलल में हैं, तो इन दोनों का ई इक्विवेलेंट आएगा कितना, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। आई थिंक दिस इज 5 प्लस 4, आई थिंक दैट इज 9। रही बात आर इक्विवेलेंट की, तो 2 ohm और 2 ohm बेटा दोनों को किस तरह से आर इक्विवेलेंट निकालते हैं इनसे, आई होप यू रिमेंबर दैट इज 1/2 प्लस 1/2, दैट गिव्स मी आर इक्विवेलेंट इक्वल्स टू 1 ohm। इसका मतलब इन दोनों सेल्स की जगह मैं एक इकलौता सेल लगा सकता हूं और उस इकलौते सेल की जो ईएमएफ होगी वो 9 वोल्ट होगी। अच्छा, 2 की जगह 1 से रिप्लेस करनी है बेटा, ऐसे, हाँ, दोनों की पोलरिटी इस तरफ थी तो इक्विवेलेंट भी इसी तरफ, तो आप कह सकते हो कि इट इज समथिंग लाइक दिस। दिस इज 9 वोल्ट एंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इज 1 ohm। चलिए, तो उन दोनों सेल्स को हमने पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके इकलौते सेल से रिप्लेस कर दिया। अब ये दोनों सेल फिर से सीरीज में हैं, तो इस बार कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, सीरीज वाला लगा दो। बस बड़ा सीरीज में ईएमएफ आपको ऐड करने होते हैं, वो तो और भी आसान काम है। तो आप कहोगे हाँ सर ऐड तो हो जाएंगे, लेकिन इस बार ध्यान रखना है कि दोनों की पोलरिटी सेम डायरेक्शन में है या अपोजिट है। ये 9 वोल्ट करंट को थ्रो करना चाहता है ऐसे, ये 3 वोल्ट करंट को थ्रो करना चाहता है ऐसे। किसकी चलेगी? ऑफ कोर्स जिसका ईएमएफ ज़्यादा होगा उसकी चलेगी। तो बेटा इसकी चलेगी यार, इसकी चलेगी। तो इक्विवेलेंट ईएमएफ कितना आएगा? आप बोलो सर फाइनल इक्विवेलेंट ईएमएफ आएगा 9 प्लस 3 नहीं बेटा -3, दोनों की पोलरिटी अपोजिट साइड में, तो नेट आएगा आपका 6 वोल्ट। तो आप कह सकते हो कि फाइनल अरेंजमेंट इज लाइक दिस, कि देयर इज ए बैटरी
of 6 volt and internal resistance 2 ohm, and there is an external resistance of 2 ohm. Current will be of course 6/4, that is 1.5 एम्पियर. ये आपका बेटा 1.5 एम्पियर करंट. आई होप आपको समझ में आ गया. ठीक है, आसान सा ये सवाल था. वैसे सवाल इतना अच्छा भी नहीं था, ऐसे सवाल बनकर कर भी चुके थे, लेकिन वो थोड़ा टॉपिक कंटिन्यूशन में रहे, इसलिए मैंने जानबूझ के एक सवाल ऐसा और करा दिया. ठीक है, आगे चलते हैं बेटा. नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बच्चों. नेक्स्ट इज ग्रिड ऑफ सेल्स. बड़ा ये ग्रिड ऑफ सेल्स में मैं सेल्स किस तरह से अरेंज कर रहा हूं, सुनना अच्छा लगेगा, बढ़िया लगेगा. हमारे पास बेटा कुल मिला के नंबर ऑफ सेल्स हैं. दीज आर नंबर ऑफ आइडेंटिकल सेल्स. के जो है वो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, m इंटू एन. m भी एक इंटीजर है, n भी एक इंटीजर है. इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन k है, और k जो है वो टोटल नंबर ऑफ सेल्स है. हर जो सेल है उसका EMF E है और रेजिस्टेंस R है. हर सेल का EMF E, रेजिस्टेंस R. ठीक है, अब हमने क्या किया कि इन सेल्स को इस तरह से लगाया. गौर करना, सेल सेल ऐसे ऐसे m नंबर ऑफ सेल्स हैं सीरीज के अंदर. ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे m सेल्स हैं इन ए रो. एक रो के अंदर m नंबर ऑफ सेल्स. ठीक है, फिर अगली रो के अंदर भी m नंबर ऑफ सेल्स. फिर अगली रो के अंदर भी m नंबर ऑफ सेल्स. ऐसे चलते 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 खूब सारी नंबर ऑफ रोज. ऐसे ऐसे आपके पास कुल मिलाकर n रोज है. आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि सारे के सारे k सेल कैसे अरेंज हो गए. एक रो के अंदर m सेल्स, अगली में फिर से m सेल्स, फिर अगली में फिर से m सेल्स, और ऐसी कितनी रोज हैं, n रोज हैं. तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, m इंटू एन. m इंटू एन बेटा आपको k दे रखा है, k आपका फिक्स है. मैं हर रो के अंदर नंबर ऑफ सेल्स चेंज कर सकता हूं और नंबर ऑफ रोज चेंज कर सकता हूं, लेकिन नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है. नंबर ऑफ सेल्स फिक्स है. सर क्या बोलना चाहते हो? जैसे मैं बोलना चाहता हूं कि मान लो मेरे पास 100 सेल्स है. ठीक है, मेरे पास 100 सेल्स हैं, ये फिक्स है. मैं इसको भाई 50 × 2 भी लिख सकता हूं. 50 × 2 लिखने का मतलब कि एक रो के अंदर 50 सेल होंगे और ऐसे सिर्फ 2 रोज होंगी. लेकिन मेरे बच्चे बोले सर 100 सेल को तो आप 25 × 4 भी लिख सकते हो. इसका मतलब क्या हुआ कि 25 सेल्स को मैं सीरीज में लगा दूंगा और ऐसे 4 रो बना लूंगा. मेरी मर्जी बेटा, m और n में कुछ भी यूज कर सकता हूं, लेकिन टोटल नंबर ऑफ सेल्स जो है वो तो आपके फिक्स है. ठीक है,
ऐसे ही मैं कहूँ कि अब मेरा कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि सर इसको 20x5 लिखो, अब मेरे बच्चे अगर जिद पकड़ लेंगे तो मेरे को लिखना ही पड़ेगा, मैं लिख गया 20x5। इसका मतलब हर एक रो के अंदर 20 सेल हैं और ऐसी 5 रोज हैं। फिर कोई बच्चा जिद पकड़ ले कि सर इसको आप क्या लिखूं बेटा, 10x10 लिखें, बड़ा लिख देंगे, क्यों नहीं लिख देंगे। 10x10 का मतलब क्या हुआ कि एक सीरीज के अंदर 10 सेल्स हैं और ऐसे कुल मिलाकर 10 रोज बना रखी है। तो मैंने नंबर ऑफ सेल वेरी नहीं किया बेटा, मैं तो सिर्फ और सिर्फ एक रो के अंदर कितने सेल्स होंगे और ऐसी कितने नंबर ऑफ रोज बनाऊंगा मैं वो वेरी कर सकता हूं। टोटल नंबर ऑफ सेल्स आपके फिक्स हैं। सो m इज वेरिएबल, n इज वेरिएबल, बट m इंटू n इज फिक्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स आर फिक्स्ड। और सारे बड़ा सिमेट्रिकली इस तरह से अपने लगा रखे। इस पूरी ग्रिड को हम लोगों ने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के साथ लगा रखा है। ये आपका लोड है बेटा, ये आपका लोड है, इसको मैंने कैपिटल R बोल दिया। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, सब कर लेंगे। मैं चाहता हूं कि बेटा हम लोग है ना इसका इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाएं, बिल्कुल बनाएंगे, आराम से बनाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले ये कितने सेल्स हैं, m सेल्स हैं, सारे के सारे सेल की ईएमएफ कितनी है, E, सबकी पोलरिटी है सेम डायरेक्शन में, तो सारे सीरीज में हैं, तो E प्लस E प्लस E प्लस E कितने टाइम्स, m टाइम्स। कितने रेजिस्टेंस हैं, R, सॉरी कितने रेजिस्टेंस हैं, m, हर एक रेजिस्टेंस कितना है, R, तो रेजिस्टेंस कितना हो गया, mR। तो आप कह सकते हो बेटा आपने डायग्राम बना लिया ना, मैं डायग्राम बना रहा हूं दूसरा, मैं डायग्राम बना रहा हूं दूसरा। बेटा आप लोग तो नया डायग्राम बनाना, मैं तो बड़ा ऐसे चेंज कर रहा हूं। मैं इन सारे के सारे सेल्स को एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकता हूं जिसका ईएमएफ ME और जिसका रेजिस्टेंस MR, जिसका रेजिस्टेंस MR। इसी तरह से ये आपके पास ME, ये आपका MR। इसी तरह से ये आपका ME, ये आपका MR। इसी तरह से बड़ा खूब सारे हैं ऐसे, हमारे पास n नंबर ऑफ रोज हैं। जो लास्ट रो है बट उसमें भी अगेन आपके n सेल्स हैं, सारे के सारे सीरीज में हैं, सबकी पोलरिटी सेम साइड में है, तो आप कह सकते हो कि ईएमएफ विल बी ME एंड इंटरनल रेजिस्टेंस विल बी MR। अच्छी बात है बेटा। अब ये जो सारे के सारे रेजिस्टेंस है ये आपस में कैसे हैं, पैरेलल। क्या पैरेलल का कोई फॉर्मूला है, जी हाँ बिल्कुल है। मैं पैरेलल का फॉर्मूला यूज करके इन सबको अब एक इकलौते बैटरी से रिप्लेस कर सकता हूं। उस इकलौती बैटरी का ईएमएफ और उस इकलौती बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस ये निकालना हमारा अब एम है, बिल्कुल निकालेंगे। बट बताना इक्विवेलेंट ईएमएफ का कोई फॉर्मूला है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे हाँ सर बिल्कुल है, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस E3 अपॉन R3 कितने टाइम्स, ऐसे n है तो n टाइम्स डिवाइडेड बाई 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 कितने टाइम्स, n टाइम्स। कुल मिलाकर मेरे पास इक्विवेलेंट ईएमएफ आ गया बेटा, कितना आ गया बेटा, m से m कैंसिल, E बाई R n टाइम्स, तो आप बोलोगे सर n टाइम्स E बाई R डिवाइड बाई n टाइम्स, सॉरी n टाइम्स 1 अपॉन MR। बेटा ये n बाई R आपका कैंसिल हो गया। मेरे ख्याल से इक्विवेलेंट ईएमएफ तो M ही आ गई है।
फेयर इनफ। ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस क्या आएगा, आप बोलोगे सर फॉर्मूला मेरे पास तो और फॉर्मूला था, यहाँ लिख दो बेटा, 1/R इक्विवेलेंट इज 1/MR प्लस 1/MR प्लस 1/MR n टाइम्स। तो आप लिख सकते हो कि 1/R इक्विवेलेंट इज n/MR। तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू आ गई है, कितनी आ गई बेटा, MR/n। तो आप इन सारे के सारे सेल्स को एक इकलौते सेल से रिप्लेस कर सकते हो। जिस सेल से आप इसको रिप्लेस कर सकते हो उसकी EMF भी आप लिख सकते हो और उसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी आप लिख सकते हो। बेटा मुझे भी अब तो नया ही डायग्राम बनाना पड़ेगा। आप तो बेटा बार बार नया डायग्राम बना भी रहे होंगे, मैं थोड़ा कई बार ऐसे ना मिटा के भी काम चला लेता हूँ, लेकिन तुम लोग तो प्रॉपर बनाया करो। हाँ, तो जो इक्विवेलेंट EMF है वो आपकी आई है ME। जो इक्विवेलेंट EMF बैटरी है उसका रेजिस्टेंस जो आया है बड़ा वो आया है MR/n। ये बेटा ये सारी की सारी जितनी बैटरीज थी ना तुम्हारी, के नंबर ऑफ बैटरीज M × n बैटरीज, उन सबको तुम अब इकलौती बैटरी से रिप्लेस कर सकते हो जिसका EMF ये है और इंटरनल रेजिस्टेंस ये है। एंड नाउ देयर इज ए लोड ऑफ रेजिस्टेंस कैपिटल R। दिस इज कैपिटल R, दिस इज योर लोड। ये लीजिए, मैं आपसे पूछूं करंट कितना आएगा, तो आप बोलो सर करंट आएगा ME अपॉन सिस्टम का रेजिस्टेंस दैट इज दिस प्लस दिस, दैट इज कैपिटल R प्लस MR/n। इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज M × NE अपॉन NR प्लस M स्मॉल r। ये हमारा करंट आ गया। अब देखो इस करंट को मैं चाहूंगा कि मैक्सिमाइज करना, मेरी इतने सारे सेल्स को आपने ग्रिड में लगाया है, सीरीज में पैरेलल लगाया है, क्यों लगाया है, कोई गेम थोड़ी है। ऑब्वियस बात है कि हम ये चाहते हैं कि करंट तगड़ा आए, बढ़िया आए। तो करंट अच्छा लाने के लिए ही तुमने सारा इंतजाम किया होगा कि हर सीरीज के अंदर हम लोगों ने m नंबर ऑफ सेल्स रखे होंगे और ऐसी हमने n नंबर ऑफ सीरीजेस बनाई होंगी। यही तो एम रहा होगा हमारा कि यार किसी तरह से करंट अपन बढ़ा दे, है कि नहीं। अब जरा ध्यान से देखो कि करंट इज इक्वल्स टू M × n। भले आप m वेरी कर लो, भले आप n वेरी कर लो, मैं समझा चुका हूं बड़ा m और n कैसे वेरी कर सकते हो आप, ठीक है। लेकिन m × n तो फिक्स ही रहेगा, वो आपका नंबर ऑफ सेल्स है k × E अपॉन NR प्लस NR। अब देखो एक सीरीज के अंदर तुम कितने नंबर ऑफ सेल्स रखते हो और ऐसे कितनी रोज या फिर ऐसे कितनी सीरीज तुम बनाते हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपका करंट कितना है। सो करंट इज फंक्शन ऑफ कितने नंबर ऑफ सेल्स आर इन ए सीरीज एंड हाउ मेनी सच सीरीज आर यू पुटिंग इन पैरेलल। क्योंकि मैं m और n को तो वेरी कर सकता हूँ बेटा, भले k को वेरी ना कर पाऊँ लेकिन m × n को तो वेरी कर सकता हूँ, मैं करके दिखा चुका हूँ आपको। किसी न किसी m और n की ऐसी वैल्यू होगी जिसके लिए आपके करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। तो मैं चाहता हूं कि किसी तरह से हमारा जो करंट हो वो मैक्सिमाइज करना चाहता हूं। अब आप कहोगे सर करंट को अगर मैक्सिमाइज करना है ना तो आप न्यूमरेटर की तो चिंता ही मत करो सर, उसकी आप चिंता, वो तो फिक्स है। आप तो कितने सेल सीरीज में लगाने हैं और ऐसी कितनी रोज बनानी है, वो जो m और n है उनकी वैल्यूज को चेंज कर रहे हो और उससे k चेंज नहीं होगा, उससे e चेंज नहीं होगा सर, उससे तो आपका डिनोमिनेटर चेंज होगा। तो अगर मुझे करंट को मैक्सिमाइज करना है तो इसका मतलब मुझे नीचे वाले फंक्शन को मिनिमाइज करना है। नीचे वाला फंक्शन है m का और n का, दैट इज NR प्लस MR, और मुझे किसी तरीके से इस फंक्शन को मिनिमाइज करना है। करंट को मैक्सिमाइज करना है तो ऑफ कोर्स इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज करना तो हम जानते हैं डिफरेंशिएट करके इक्वल टू 0 कर दो, और तो क्या करोगे। मेरे बच्चे बोलेंगे सर कर तो देंगे 0, लेकिन सर इस फंक्शन में वेरिएबल चीज़ें दो हैं,
एन भी है और एम भी है। सर काश एन होता, मैं यूँ डिफ्रेंशिएट कर देता, काश सिर्फ एम होता, मैं सर डिफ्रेंशिएट कर लेता, लेकिन सर यहाँ पर तो एम भी है एन भी है। अच्छा ऐसा है क्या, तो कोई बात नहीं, एक को उड़ा दो। कैसे उड़ाएं? एम को आप लिख सकते हो के बाई एन, लिख सकते हैं बेटा, के इज इक्वल्स टू एम इन टू एन, तो एम को आप लिख सकते हो के बाई एन। सो अब ये फंक्शन आ गया है आपका एन का, और मैं चाहता हूं कि इस फंक्शन की मिनिमम वैल्यू आए, तो ऑफ कोर्स बेटा क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट कर दो। अब किसके रेस्पेक्ट में? एन के रेस्पेक्ट डिफरेंशिएट। एन का डिफरेंशिएशन एन के रेस्पेक्ट में 1 इंटू के प्लस के इंटू आर, एन की पावर -1 का डिफरेंशिएशन होगा -1 अपॉन एन स्क्वायर एंड इट शुड बी इक्वल टू 0। इतना सा काम है बेटा, हल्का सा डिफरेंशिएशन है, कर दिया अपन ने डिफरेंशिएशन, और इसको 0 करना है, इसको बेटा 0 करना। तो इसका मतलब के माइनस सॉरी के एन आर था बेटा, यहाँ पर के नहीं था, सॉरी एन आर बेटा, एन का डिफरेंशियल एन के रेस्पेक्ट 1, तो मेरे पास आ गया हाँ बेटा आर माइनस के आर अपॉन एन स्क्वायर शुड बी इक्वल टू 0। आर शुड बी इक्वल टू के को आप इसे लिख दो एम इंटू एन इंटू आर अपॉन एन स्क्वायर, हमारे पास आ गया एन आर शुड बी इक्वल टू एम आर। ये वो कंडीशन है जिस कंडीशन के अंदर आपके करंट की वैल्यू मैक्सिमम होगी, और ये कंडीशन है क्या? मेरे ख्याल से कंडीशन है कि नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज मल्टीप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ रोज इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ये कंडीशन फुलफिल हुई तो उस केस में आपका करंट सबसे ज्यादा होगा। बट दिस इज द कंडीशन फॉर मैक्सिमम करंट, ये हमारे बेटा करंट की मैक्सिमम कंडीशन है। ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट भी नहीं है कि बेटा हाँ इस रिजल्ट पे ही सवाल है, ये तो अपने आप में एक सवाल है, ठीक है, थ्योरी नहीं है, सवाल अपने आप में, ठीक है। कोई मुझसे पूछ ले कि सर ये मैक्सिमम करंट होगा कितना, तो मैं बोलूँगा कि बेटा ये मैक्सिमम करंट होगा के ई को बेटा हम एम एन ई लिख सकते हैं डिवाइड बाई एन आर प्लस एम आर को बेटा मैं वापस से एन आर लिख सकता हूँ, दैट इज एम ई अपॉन 2R। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं कि एम एन ई तो बड़ा वैसा का वैसा, और ये जो एन आर लिखा हुआ है इसको मैं लिख दूं एम आर, तो 2 टाइम्स एम आर आ जाएगा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा एंड दैट कम्स आउट टू बी एन ई अपॉन 2। तो ये आपके मैक्सिमम करंट की वैल्यू है। लेकिन ये मैक्सिमम करंट होगा कब? सिर्फ तब जब नंबर ऑफ सेल्स इन सीरीज मल्टीप्लाई विथ इंटरनल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इनटू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। अगर ये दोनों बराबर होंगे उस केस में आपके करंट की वैल्यू सबसे ज्यादा आएगी, और जो करंट की मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो ये है जो हमने लिख रखी है। समझ में आ गया होगा? ये अगेन कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं, घोट घाट लो कि अच्छा इससे हम कोई सवाल फोड़ देंगे, है ना, ऐसा नहीं बेटा। ये अपने आप में एक सवाल था, वो भी ऑफ कोर्स टफ वाला, वो भी बेटा ऑफ कोर्स टफ वाला। चलिए बेटा आगे चलते हैं। नेक्स्ट, हम काफी टाइम से करंट इलेक्ट्रिसिटी के जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे बड़ा वही पढ़ रहे थे। अब हम आगे बढ़ते हैं और इंस्ट्रूमेंट्स पढ़ते हैं। मैं सही कहूं तो मैंने आपको जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब भी कहा था कि पूरे के पूरे करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के अंदर जो इंस्ट्रूमेंट्स वाला सेक्शन है वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चाहे जेईई मेन का एग्ज़ाम हो, एडवांस का एग्ज़ाम हो, क्यूपीआई का एग्ज़ाम हो, ओलंपियाड हो, कुछ भी हो, मुझे कई बार ऐसा लगता है कि ना थोड़ा सा ऐसा है कि ना इंस्ट्रूमेंट के सवाल के पूछे जाने की संभावना थोड़ी सी
बाकी टॉपिक्स के मुकाबले ज़्यादा रहती है, ऐसा मेरे को लगता है ना। हालांकि मेरे को लगता है तो ऑफकोर्स बड़ा मैंने सारे क्या कहते हैं कि सवाल देख के बात बोली होगी, बट रफली मुझे ऐसा लगता है कि भले ही इंस्ट्रूमेंट पढ़ने में समय कम लगे लेकिन उसके सवाल थोड़े से ज़्यादा पूछते हैं। समय कम लगता है उसके पीछे कारण ये है कि यार हम कॉन्सेप्ट तो सारे पढ़ चुके हैं भाई। जो भी इंस्ट्रूमेंट होगा वो तो किसी न किसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड ही होगा। अब वो कॉन्सेप्ट तो कभी ना कभी हम लोगों ने कभी ना कहीं पढ़ रखा होगा। वही KCL, KVL, R इक्विवेलेंट, E इक्विवेलेंट, उनके बेसिस पे कोई सवाल पूछते होंगे तो वो बन जाते हैं अपन से ना। तो आई होप इस बात को आप समझ गए होंगे बेटा। तो आगे चलते हैं बेटा। सबसे पहले बेटा एक बड़ी हेडिंग लिख लीजिए, दैट इज इंस्ट्रूमेंट्स। मैं फिर से इस बात को रिपीट करता हूं, जब भी आप लोग कोई भी एग्जाम देने जाओ उससे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपको लगे कि सर मुझे कुछ रिवाइज करना है, तो मैं स्ट्रांगली इस बात को कहूँगा कि इंस्ट्रूमेंट तो ज़रूर रिवाइज करें। पक्का आएगा इसमें सवाल, है ना। कोई सा पेपर दे लो बड़ा, इंस्ट्रूमेंट पर सवाल पक्का आएगा, है ना। और वो सवाल आएगा भी और हमें भी आएगा, है ना। कई बार तो क्या होता है कि सिर्फ सवाल ही आता है, हमें नहीं आता। इंस्ट्रूमेंट का सवाल हम भी आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चाहे वो एडवांस का सवाल भी क्यों ना हो। इंस्ट्रूमेंट के सवाल मुझे ऐसा लगता है कि बच्चों को थोड़े से रिलेटिवली ज़्यादा आसान लगते हैं, है ना। और जो अपन पढ़ते हैं मोर और लेस उसी में हल्के फुल्के कोई ना कोई चेंज करके बेटा वो पूछते रहते हैं, तो ध्यान रखना। सबसे पहले सबसे बेसिक इंस्ट्रूमेंट है गैल्वेनोमीटर। मैं गैल्वेनोमीटर की वर्किंग एक बार आपको बहुत डिटेल में नहीं बता सकता। द रीज़न इज़ कि बेटा उसमें ना मैग्नेटिक फोर्सेस किस तरह से टॉर्क लगाते हैं, क्या मैग्नेटिक टॉर्क होती है, क्या मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट होता है, वगैरह वगैरह, उनके बेसिस पर बड़ा सारा गैल्वेनोमीटर की वर्किंग है। ऐसा नहीं कि हमारे कोर्स में नहीं है, हमारे कोर्स में है, लेकिन उसका पूरा सा अलग से चैप्टर है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज वगैरह, वहाँ जाकर बेटा उसकी हम थ्योरी बना पाएंगे। लेकिन मैं फिलहाल आज ऐसा बोल सकता हूँ कि गैल्वेनोमीटर अपने आप एक ऐसा अरेंजमेंट है जो करंट को डिटेक्ट करता है, मेजर तो नहीं करता लेकिन ऐसा बोल सकते हैं डिटेक्ट करता है। तो सबसे पहला जो इंस्ट्रूमेंट है दैट इज नोन एज गैल्वेनोमीटर। मैं फिर से बोलता हूं बेटा इस बात को, गैल्वेनोमीटर की वर्किंग हमारे कोर्स में है, बस इस चैप्टर में नहीं है। इसकी वर्किंग हम कभी ना कभी देखेंगे, पक्का देखेंगे, लेकिन बेटा इसकी वर्किंग है ना वो हमारे कोर्स में है, लेकिन इस चैप्टर में नहीं है। इस चैप्टर में हम इक्विप्ड ही नहीं है, हमें इतनी चीज़ें आती नहीं कि हम इसकी वर्किंग पढ़ सकें। हालांकि भले ही बुक में दे दियो बेटा, लेकिन हमें नहीं आता। हमें नहीं पता कि कैसे कोई करंट कैरिंग लूप जो है वो मैग्नेटिक डायपोल की तरह बिहेव करता है। वो मैग्नेटिक डायपोल अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर पड़ा हो तो कैसे उस पर टॉर्क लगता है, हमें नहीं पता यार। हाँ, किसी दिन हमें पता लग जाएगा तो उस दिन हो सकता है कि अचानक से फिर से हम हेडिंग डालेंगे गैल्वेनोमीटर। हाँ, उस दिन उसके आगे की बातें नहीं करेंगे, लेकिन कम से कम गैल्वेनोमीटर कैसे काम करता है उसकी बात तो अपन करेंगे। तो आई होप यू गेट द पॉइंट। बेटा मेरी मजबूरी है कि मैं गैल्वेनोमीटर की जो वर्किंग प्रिंसिपल है उसको आज डिस्कस नहीं कर सकता, लेकिन अच्छी बात है, हम तो सीक्वेंस में पढ़ेंगे, जो प्रॉपर सीक्वेंस है उसी में पढ़ेंगे। आज हमारी बस की बात नहीं है, क्लियरली बोल रहा हूँ इस बात को बेटा, आज हमारी बस की बात नहीं है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी कभी भी बस की बात नहीं है, होगी कभी ना कभी, तब देखेंगे। तो सीक्वेंस में जब आएगा तब गैल्वेनोमीटर फिर से हेडिंग डालेंगे अपन, ठीक है। गैल्वेनोमीटर एक नाम और है इसका, that is not so used, that is micrometer, that is micrometer। गैल्वेनोमीटर का काम है किस करंट को डिटेक्ट करना। इट इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, कि किसी सर्किट के अंदर करंट है या नहीं है उसको डिटेक्ट करने का काम गैल्वेनोमीटर का है। फेयर इनफ। इसका नाम माइक्रोमीटर भी है। आप कहोगे सर अमीटर तो हमारे सुनने में है कि करंट को मेजर करता है। हाँ बेटा, इसका मतलब गैल्वेनोमीटर भी करंट मेजर कर सकता है। हाँ कर सकता है, लेकिन सिर्फ तब जब आपका करंट बहुत 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 छोटा हो। करंट बहुत छोटा होगा सिर्फ तभी गैल्वेनोमीटर उसको मेजर कर पाएगा। तो आप कह भी सकते हो can measure current if current is very small।
करंट बेटा अगर बहुत छोटा हो सिर्फ और सिर्फ तभी बेटा ये करंट को मेजर कर पाएगा। करंट अगर बड़ा होगा तो फिर तो हमें कोई और अरेंजमेंट बनाने पड़ेंगे। ऐसा बड़ा सर्कुलर डायल टाइप सिस्टम है, इसके अंदर से करंट गुजारेंगे तब बेटा इसके अंदर कोई ना कोई रीडिंग आएगी। इसकी जो नीडल होगी लेट से मेरे बच्चों ऐसे, अगर कोई करंट नहीं है तो नीडल बीचों बीच, अगर करंट ऐसे गई तो आपकी जो नीडल होगी बेटा, मान लीजिए करंट आ गया तो आपकी नीडल जो होगी वो कुछ ना कुछ एंगल चल लेगी ऐसे, लेट से वो एंगल चल रही है फाई, वो एंगल चल रही है फाई। इवन अगर करंट यूं आएगा तो उस केस में निडल जो होगी वो इस तरफ चल लेगी। मोस्ट ऑफ द आपके गैल्वेनोमीटर जो होते हैं वो टू साइडेड काम करते हैं, दोनों तरफ काम करते हैं। ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरफ काम करते हैं, ठीक, लेकिन बेटा मोस्ट ऑफ द जो गैल्वेनोमीटर होते हैं वो दोनों तरफ काम आते हैं। करंट यूं आएगा तो यही बेटा डायल इस तरफ हो जाएगा, ठीक है। करंट जितना ज़्यादा होगा ऑफ कोर्स ये जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन है इस निडल का ये उतना ही ज़्यादा होगा, ठीक है। कभी ना कभी ऐसा होगा कि कोई करंट ऐसा आएगा कि जो निडल है वो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चली जाएगी, जो भी उसका मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा वो चली जाएगी, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन चली जाएगी, इससे ज़्यादा बेटा निडल नहीं जा पाएगी। जिस करंट के लिए मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होगा उसे हम IG से रिप्रेजेंट करेंगे। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? I सबस्क्रिप्ट में G। इससे ज़्यादा अगर आपने करंट भेज दिया तो बेटा वो इससे आगे नहीं जाएगी। हमारा गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ IG तक ही काम कर रहा है, उससे ज़्यादा अगर करंट भेजोगे बेटा तब भी आपकी निडल यहीं रहेगी। IG को हम वर्ड्स में भी लिख रहे हैं, देखना बेटा कैसे लिख रहा हूँ। दिस इज करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। मैक्सिमम डिफ्लेक्शन के लिए कितना करंट है वो हमारा IG है। अगर करंट IG से छोटा हुआ तो गैल्वेनोमीटर उसको मेजर भी कर लेगा, लेकिन अगर करंट IG से बड़ा हुआ जो कि अक्सर होता है फिर गैल्वेनोमीटर उसको मेजर नहीं कर पाएगा। इन जनरल जितने भी बेटा आपके गैल्वेनोमीटर होते हैं उनमें IG रफली मिली एम्पियर माइक्रो एम्पियर के ऑर्डर में होता है। इसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती, तो इसका मतलब बेटा सिर्फ कितना करंट मेजर कर पाएगा? IG तक का ही मेजर कर पाएगा। हम यहाँ पर मार्किंग्स लगा देंगे बेटा ऐसे 1 माइक्रो एम्पियर, 3 माइक्रो एम्पियर, 4 माइक्रो एम्पियर, 5 माइक्रो एम्पियर, यहाँ बेटा मान लो 10 माइक्रो एम्पियर वगैरह वगैरह। तो 10 माइक्रो एम्पियर अगर IG है तो उससे छोटे जितने भी करंट होंगे वो बड़े आराम से इस तरह से मेजर किए जा सकते हैं। तो आप कह सकते हो गैल्वेनोमीटर कैन measure current if it is less than or equal to IG। अगर करंट की वैल्यू IG या उससे छोटी है तो बड़ा आप करंट मेजर कर पाओगे, अदरवाइज नहीं कर पाओगे, ठीक है। यहां पर एक छोटी सी टर्म और है बेटा, दैट इज करंट सेंसिटिविटी। करंट सेंसिटिविटी इज बेसिकली कि करंट देने पर कितना ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। क्या बोला बेटा? डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी। कम से कम कितने करंट पर ज्यादा से ज्यादा डिफ्लेक्शन हुआ है, मतलब आपकी करंट सेंसिटिविटी ज्यादा है। दिस इज योर करंट सेंसिटिविटी। आप ये भी कह सकते हो कि दिस इज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन डिवाइड बाय मैक्सिमम पॉसिबल करंट। बेटा मैक्सिमम पॉसिबल करंट जो गैल्वेनोमीटर में से गुजर सकता है बेटा वो कितना है? IG। तो आप कह सकते हो कि दिस इज अवर करंट सेंसिटिविटी। हम हालांकि अगेन ये करंट सेंसिटिविटी फिर से देखेंगे बेटा कब, जब हम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गैल्वेनोमीटर देखेंगे कभी ना कभी EMF चैप्टर में, तब हो सकता है कि ऐसी बातें बड़ा वापस से आए, लेकिन फिलहाल इन बातों से हमारा काम चल जाएगा, हमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले। एक बात हो बेटा, एक वर्ड बार बार आ सकता है कि है ना गैल्वेनोमीटर खराब हो गया। एक सवालों के अंदर ऐसा लिखा हुआ आ सकता है कि गैल्वेनोमीटर गेट डैमेज्ड और गैल्वेनोमीटर गेट फॉल्टी एंड समथिंग लाइक दैट।
तो जब भी कभी सवाल में ऐसा लिखा हुआ है कि गैल्वेनोमीटर जो है वो खराब हो गया है, डैमेज्ड हो गया है, हार्म्ड हो गया है, तो समझ जाना कि आपने ज़रूर इस गैल्वेनोमीटर से जो करंट है वो परमिसिबल करंट से ज़्यादा भेज दिया होगा। तो अगर कभी इस तरह के शब्द यूज किए जाएं कि गैल्वेनोमीटर डैमेज्ड हो गया है, या फिर गैल्वेनोमीटर फॉल्टी है, या आपका जो गैल्वेनोमीटर है बेटा वो हार्म्ड हो गया है, मतलब खराब हो गया है, ऐसे केस में समझ जाना कि आपने जो करंट भेजा है वो ज़रूर IG से ज़्यादा है। ये वाला अच्छा पॉइंट है बेटा, इसको याद रखना है। ये हो सकता है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव सवाल में आपके काम आए। तो जब भी कभी कहा जाए कि आपका गैल्वेनोमीटर खराब हो गया, तो इसका हमें यह अर्थ निकालना है कि पक्की बात है कि हमने गैल्वेनोमीटर में जो करंट भेजा है वो ज़रूर ज़रूरत से ज़्यादा भेज दिया, जितना मैक्सिमम जा सकता है उससे ज़्यादा भेज दिया। आई होप दैट्स ओके। चलिए बच्चों आगे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट, ये सारी की सारी बातें थी हमारी गैल्वेनोमीटर की, और हमने देखा कि गैल्वेनोमीटर करंट भी मेजर कर सकता है, लेकिन गैल्वेनोमीटर सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक वैल्यू तक ही करंट मेजर कर सकता है। उससे ज़्यादा करंट मेजर करना गैल्वेनोमीटर के लिए पॉसिबल नहीं है। अगर आपको उससे ज़्यादा करंट अगर मेजर करना है तो उस केस में बेटा आपको उससे ज़्यादा अगर करंट मेजर करना है तो आपको अमीटर यूज़ करना पड़ेगा। अमीटर क्या है, क्या उसका वर्किंग प्रिंसिपल है, देखिएगा। नेक्स्ट इज अमीटर। अमीटर जो है वो एक तरह से हमारे गैल्वेनोमीटर का मॉडिफाइड वर्जन है। गैल्वेनोमीटर को हमने हल्का सा मॉडिफाई कर दिया है और हमने अमीटर बनाया है। सुनिएगा, इट इज मॉडिफाइड गैल्वेनोमीटर। ये एक तरह से गैल्वेनोमीटर का हमने मॉडिफिकेशन कर दिया है, और इट कैन मेजर करंट मोर देन IG। भाई IG तक का करंट तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा था, हमें ज़रूर है ना IG से ज़्यादा करंट मेजर करना है, तभी तो हम लोगों ने अमीटर बनाने की सोची। अब दो बातें हैं। पहली बात ये कि अमीटर बनाएंगे कैसे और अमीटर लगाएंगे कैसे। दो बातें कौन सी? अमीटर बनाएंगे कैसे और अमीटर लगाएंगे कैसे। फिलहाल डिस्कस करते हैं सिर्फ और सिर्फ कि अमीटर बनाएंगे कैसे। तो चलिए, हाउ टू मेक अमीटर, कैसे अमीटर बनाना है वो सुनिए। चलो अच्छा, सबसे पहले अपना गैल्वेनोमीटर लीजिए बेटा। मैं गैल्वेनोमीटर को कैपिटल G से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, और इसका रेजिस्टेंस मान लीजिए एक बार के लिए है RG। ठीक है, इसके साथ पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दो। इसके साथ पैरेलल में आपने जो रेजिस्टेंस लगाया है, दिस रेजिस्टेंस इज नोन एज शंट, जिसको मैं कैपिटल S से रिप्रेजेंट करूंगा। नाउ दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज अमीटर। नाउ दिस एंटायर अरेंजमेंट इज नोन एज अमीटर, और सर्किट के अंदर हम इस अरेंजमेंट को ऐसे दिखा देंगे, बस ए लिख देंगे बेटा, और क्या ए, बस इतना सा काम है। शंट लगाने से क्या फायदा हुआ सुनना। मान लीजिए कि बेटा आपके पास आई करंट आया, इसमें से कुछ हिस्सा यहां से गुजरेगा, कुछ हिस्सा बेटा यहां से गुजरेगा। ठीक है, मान लेते हैं कि I1 करंट यहां से गुजरा और I2 करंट यहां से गुजरा। ये रेजिस्टेंस का जो गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस RG है और ये जो S है, ये दोनों आपस में पैरेलल है। करंट बांट लेंगे, कैसे बांट लेंगे? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मेरे बच्चे बोलेंगे सर याद है, आपने हमें सीरीज पहले पढ़ा रखा है कि I1 को हम बड़े आराम से लिख सकते हैं R2
अपॉन R1 प्लस R2 इंटू एक्चुअल कितना करंट आया, एक्चुअल आया है I। तो आप कह सकते हो कि एक्चुअल करंट इज बेसिकली RG प्लस S अपॉन S इंटू I1। अब मेरी बात आराम सुनना, कोई जल्दबाजी नहीं, आराम सुनना। देखो, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस Rg है वो मुझे नोन है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस Rg है वो मुझे नोन है। शंट हमने लगाया है, हमारी मर्जी हम कितना भी लगाएं, ये शंट भी मुझे नोन है, शंट का जो रेजिस्टेंस है ये भी मुझे नोन है। तो ऑफ कोर्स ये जो Rg प्लस S अपॉन S है, ये वाली वैल्यू भी मुझे नोन है, और पक्की बात है कि इसकी वैल्यू 1 से तो बड़ी आएगी। अब सुनना इस बात को, मान लो कि मैंने S की वैल्यू इस तरह से चूज की, भाई Rg की वैल्यू तो चलो ठीक है, कैलकुलेटर जो दे रखी है वो दे रखी है, लेकिन शंट तो हम लगा रहे हैं, हमारी मर्जी है हम कितना भी लगाएं। और शंट की वैल्यू मैंने जानबूझ के ऐसे यूज की कि ये जो रेशो है, रेशो क्यों बोल रहे हो सर, ऊपर भी ओम है बेटा, नीचे भी ओम है। शंट की वैल्यू मैंने ऐसे यूज की कि मान लो ये वैल्यू 1000 आ गई, 1000 आ गई। अब सुनना, कुछ ना कुछ करंट आया होगा, ये करंट मुझे मेजर करना है, ये मुझे करंट मेजर करना है, ठीक है। इस करंट का कुछ हिस्सा गुजरा होगा गैल्वेनोमीटर में से, कुछ हिस्सा गुजरा होगा शंट में से। मुझे वो करंट नहीं निकालना जो गैल्वेनोमीटर से गुजरा है, मुझे वो करंट निकालना जो एक्चुअल में आया है। सुनो तो सही भी, मैंने S को इस तरह से चूज किया कि ये जो Rg प्लस S अपॉन S है ये 1000 आ जाए। अब मान लो कि एक्चुअल करंट आया I और गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरा I1, और मान लीजिए कि इस गैल्वेनोमीटर ने करंट को मेजर किया 1 मिली एम्पियर, मान लो मेजर किया 1 मिली एम्पियर। 1 मिली एम्पियर छोटा करंट है, इतना तो गैल्वेनोमीटर मेजर कर देगा। अब हम इस बात को समझ गए कि अगर I1 1 मिली एम्पियर है, सुनना, अगर I1 1 मिली एम्पियर है और जो Rg प्लस S अपॉन S अगर 1000 है, तो 1000 इंटू 1 मिली एम्पियर इज 1 एम्पियर। इट मीन्स दैट अगर I1 1 मिली एम्पियर है तो आपका जो I है वो पक्की बात है कितना है, 1 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर ने तो कितना करंट मेजर किया है, 1 मिली एम्पियर, लेकिन 1 मिली एम्पियर तो ये है, जो R है वो 1 मिली एम्पियर नहीं है, वो है 1 मिली एम्पियर इंटू 1000, बड़ा कितना आ गया, 1 एम्पियर। तो पता लग गया कि एक्चुअल करंट जो आया वो आपका 1 एम्पियर है। मान लो मैंने करंट बढ़ाया, हाँ बेटा, हाँ बेटा, मान लो मैंने करंट बढ़ाया, ये करंट बढ़ाऊंगा तो I1 बढ़ेगा। मान लो कि इस करंट की वैल्यू ये गैल्वेनोमीटर मेजर कर रहा है 2 मिली एम्पियर। तो मेरे बच्चे समझ गए कि सर गैल्वेनोमीटर अगर 2 मिली एम्पियर कर रहा है, एम्पियर अगर मेजर कर रहा है, तो एक्चुअल करंट जो आया है वो आया है 2 मिली एम्पियर इंटू ये वाली वैल्यू, और ये वाली वैल्यू हमने जानबूझ के S की ऐसी वैल्यू रखी है, शंट की ऐसी वैल्यू रखी कि ये 1000 है। 1000 इंटू 2 मिली एम्पियर इज ऑफ कोर्स 2 एम्पियर। 2 मिली एम्पियर इंटू 1000 इज कितना, 2 एम्पियर। तो अगर ये 2 मिली एम्पियर है तो पक्की बात है ये कितना हो गया है, 2 एम्पियर। तो एक्चुअल करंट कितना आया है, 2 एम्पियर। आई होप यू गेट द पॉइंट। मान लो मैक्सिमम करंट आ गया जितना मैक्सिमम एमीटर मेजर कर सकता है, और मान लो गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 5 मिली एम्पियर। गैल्वेनोमीटर मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 5 मिली एम्पियर, तो जो मैक्सिमम करंट आ सकता है यहां पर वो कितना आएगा, मेरे बच्चे बने सर 5 एम्पियर इनटू ये 1000, दैट इज 5 एम्पियर। इसका मतलब मैक्सिमम करंट जो ये एमीटर मेजर कर सकता है वो 5 मिली एम्पियर नहीं है, वो 5 मिली एम्पियर इंटू 1000 है, कितना है, 5 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर करंट मेजर कर सकता है सिर्फ और सिर्फ 5 मिली एम्पियर तक, और हमने जो एमीटर बनाया है वो मेजर कर रहा है 5 एम्पियर तक। हम तो 5 एम्पियर ज्यादा मेजर कर सकते हैं। S को और छोटा रख दो, S को अगर और छोटा कर दोगे तो ये 1000 की जगह 2000 हो जाएगा, 3000 हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। वो हम देख लेंगे, अभी और देख लेंगे, सुनते रहो अभी। तो मेरा बच्चा बोलेगा कि सर जब इस गैल्वेनोमीटर ने 1 मिली एम्पियर करंट दिखाया तो एक्चुअल करंट 1 मिली एम्पियर नहीं था, तो वो सर 1 एम्पियर था। बिल्कुल सही बात है सर। उस 1 मिली एम्पियर से 1 एम्पियर सोचने के लिए मेरे को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ा। बिल्कुल सही बात है सर। क्यों ना मैं ऐसा कर दूं कि इस गैल्वेनोमीटर पर जो मार्किंग्स लगी हुई हैं
जो मार्किंग्स लगी हुई हैं सर उनको चेंज कर दूं, जहां पर 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां पर मिली एम्पियर या एम्पियर लिख दूं। अगर मैंने एम्पियर लिख दिया तो एक तरह से 1000 मैंने मल्टीप्लाई करके आंसर बोल दिया, अपने आप ही अमीटर आंसर बता रहा है कि 1 मिली एम्पियर नहीं, एक्चुअल करंट कितना है 1 एम्पियर। अगर मान लो कि जहां पर 2 मिली एम्पियर लिखा होगा तो हम जानते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से करंट 2 मिली एम्पियर गुजर रहा है, लेकिन एक्चुअल करंट कितना है 2 मिली एम्पियर इंटू 1000 कितना 2 एम्पियर। तो मेरा बच्चा बोलेगा सर मैं 1000 से मल्टीप्लाई नहीं करता रहूंगा, इससे अच्छा मैं एक काम करता हूं कि गैल्वेनोमीटर पर जहां कहीं 2 मिली एम्पियर लिखा है उसको 1000 से मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 2 एम्पियर लिख दूं। हाँ थोड़ा वहां पर एक काम करना, जहां पर 2 मिली एम्पियर लिखा है वहां से खुरच के उसको तुम 2 एम्पियर लिख दो। समझ इस बात को? तो वो डायरेक्ट ही आपको रीडिंग देगा, आपको बार बार मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हमें मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, सीधा ही वो बड़ा मल्टीप्लाई करके आंसर हमें दे देगा। हमारे लिए तो बहुत बड़ा फायदा हो गया, हमारा तो काफी सारा काम नहीं पड़ गया। चलिए मैं किसी और वैल्यू के साथ इस बात को समझाता हूं, थोड़ा हो सकता है कंफ्यूजिंग लग रहा हो, मैं तो बड़ा ठीक है अपन तो और देख लेंगे। मैं किसी और वैल्यू की बात करता हूं, सुनना बड़ा। मान लो कि ये कोई गैल्वेनोमीटर है, इसके साथ मैंने कोई शंट में रेजिस्टेंस लगाया। गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस Rg, कुछ ना कुछ होगा बेटा। ये शंट, ये मेरी मर्जी है, मैं कुछ भी लगाऊं। यहां से करंट आया I, इसमें से गैल्वेनोमीटर में से करंट गुजरा I1। I और I1 आपस में किस तरह से रिलेटेड है आप लोग पहले से जानते हो, ठीक है। बाकी बेटा ऑफ कोर्स I2 करंट इसमें चला गया, I1 प्लस I2 इज I एंड I1 इंटू RG इज इक्वल्स टू I2 इंटू S। बाकी इक्वेशन बेटा पहले से जानते ही। मेरे पास एक प्लान है, अब सुनना बेटा। मान लो कि मैंने शंट की वैल्यू इस तरह से चूज की कि ये जो Rg प्लस S अपॉन S है ये 2000 आ गया। सर 2000 क्या ओम? नहीं बेटा, सिर्फ 2000 रेशियो है, रेजिस्टेंस अपॉन रेजिस्टेंस, यूनिट लेस डायमेंशन लेस आएगा। मान लो 2000 आ गया। अब अगर मान लो कि मैंने कोई करंट भेजा और मुझे करंट मेजर करना है, लेकिन गैल्वेनोमीटर ने मुझे करंट दिखाया 1 मिली एम्पियर, गैल्वेनोमीटर की रीडिंग आई 1 मिली एम्पियर। तो मैं समझ गया कि गैल्वेनोमीटर अगर 1 मिली एम्पियर करंट बता रहा है तो एक्चुअल करंट 1 मिली एम्पियर नहीं है, एक्चुअल करंट आया है 1 मिली एम्पियर इंटू 2000। मिली और 1000 कैंसिल और एक्चुअल करंट पक्की बात है कि आपका 1 मिली एम्पियर नहीं है, कितना है 2 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर तो गैल्वेनोमीटर में से गुजर रहा है। फेयर एनफ। अगर मान लो करंट बढ़ने पर गैल्वेनोमीटर आपको 3 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है, अगर गैल्वेनोमीटर 3 मिली एम्पियर करंट दिखा रहा है, इसका मतलब एक्चुअल जो करंट आया है वो है 3 मिली एम्पियर इंटू 2000। 1000 से मिली कैंसिल, इसका मतलब एक्चुअल करंट आया है आपके पास 6 एम्पियर। मान लो कि इस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट जो गुजर सकता है वो मान लीजिए गुजर सकता है 5 मिली एम्पियर। अगर इस गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट अगर गुजर सकता है 5 एम्पियर, तो यहां पर जो एक्चुअल मैक्सिमम करंट आ सकता है वो होगा 5 मिली एम्पियर इंटू 2000। बड़ा मिली से 1000 कैंसिल, मैक्सिमम करंट कितना मेजर कर सकता है ये अमीटर। इस पूरे को क्या बोल दिया? अमीटर। बेटा कितना मेजर कर सकता है? 10 एम्पियर। गैल्वेनोमीटर मेजर कर सकता है 5 मिली एम्पियर, लेकिन जो अमीटर बनाया है वो मेजर कर सकता है 10 एम्पियर। अब मेरा बच्चा बोलेगा सर मेरे पास ये काम थोड़ी है कि गैल्वेनोमीटर में जो रीडिंग आ रही है उसको मैं बार बार मल्टीप्लाई करता रहूं Rg इंटू एस अपॉन एस से। सर इससे अच्छा एक काम करता हूं कि जितनी भी गैल्वेनोमीटर की जो रीडिंग्स लिखी हुई हैं उन सारे के सारे रीडिंग को 2000 से मल्टीप्लाई करके लिख देता हूं। जहां कहीं 1 मिली एम्पियर लिखा होगा उसको काट के 2 एम्पियर लिख देता हूं, जहां कहीं 3 मिली एम्पियर लिखा होगा वहां काट के 6 एम्पियर ले लेता हूं, और मैक्सिमम करंट जहां पर 5 मिली एम्पियर लिखा होगा वहां पर उसमें 10 एम्पियर ले लेता हूं। और ये जो काटने के बाद जो बना है, ये जो बड़ा काट कर जो पहले वाली जो वैल्यूज थी उनको मिटाकर जो नई वैल्यूज लिखने के बाद जो सिस्टम बना है, दैट सिस्टम इज नोन एज योर अमीटर। तो जो अमीटर पर जो रीडिंग्स हैं वो उनमें पहले से ही बेटा गैल्वेनोमीटर में से जो करंट गुजर रहा है उसको Rg प्लस एस अपॉन एस से मल्टीप्लाई करने के बाद वैल्यूज लिख दी गई हैं। आपको बाद में बेटा वैल्यूज ऐड करने की जरूरत नहीं है, आपको बेटा वैल्यूज ऐड करने की जरूरत नहीं है। आई होप इट विल वर्क। चलिए बेटा यहां से हम 2-4 बातें और सीख गए। क्या क्या सीख गए? गैल्वेनोमीटर
से अमीटर बनाने के लिए, हाँ बेटा, गैल्वेनोमीटर से अमीटर बनाने के लिए पहली बात हम एक शंट जोड़ेंगे, एक रेजिस्टेंस जोड़ेंगे। वो जितना छोटा होगा, आपने इस बात को नोटिस किया होगा, एस जितना छोटा होगा ये वाली वैल्यू उतनी ही बड़ी होगी, ये वाली वैल्यू जितनी बड़ी होगी आप उतना ही ज्यादा करंट मेजर कर सकते हो। तो पहला काम, कनेक्ट a resistance known as shunt parallel to galvanometer। ठीक है ना, शंट जितना छोटा हो उतनी बढ़िया बात है। Smaller the resistance of shunt, comma, better it is। आगे चलिए बेटा, जितनी भी गैल्वेनोमीटर की रीडिंग्स हैं उनको आपको कैलिब्रेट करना पड़ेगा। कैलिब्रेट मतलब बेटा उनको मिटा के नई वैल्यूज लिखनी पड़ेंगी और सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो, किससे? Rg प्लस एस अपॉन एस से। कैलिब्रेट द रीडिंग्स ऑफ गैल्वेनोमीटर। कैसे? मल्टीप्लाइंग all the readings with Rg plus s upon s, Rg plus s upon s, Rg plus s upon s। ठीक है, अच्छी बात है बेटा, सारी की सारी रीडिंग बेटा। मैक्सिमम करंट अमीटर कितना मेजर कर सकता है? मैक्सिमम करंट अमीटर कैन मेजर इज आई मैक्स इक्वल्स टू, गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना गुजर सकता है? आई जी मल्टीप्लाई विथ आर जी प्लस एस अपॉन एस। गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट अगर आई जी है तो अमीटर में से बड़ा मैक्सिमम करंट है आई जी इंटू आर जी प्लस एस अपॉन एस। ये अरेंजमेंट है, ये बढ़िया है। आई होप यू गेट द पॉइंट। आगे चलें, हम बड़ा कुछ अच्छे नोट्स बनाना यार बेटा, इंस्ट्रूमेंट वैसे अच्छा होता है, नोट्स बिल्कुल बढ़िया बनाना, जैसे मैं लिखा रहा हूँ ना बिल्कुल वैसे वैसे, कुछ भी मिस नहीं होगा, है ना? ठीक है ना, आगे चलो, नेक्स्ट इज, हाँ ये तो बात हुई अमीटर बनता कैसे। आगे बात करेंगे कि लगता कैसे है, यूज कैसे करते हैं। पहले बेटा बनता कैसे है उस पर एक छोटा सा सवाल कर लो, जिससे मुझे थोड़ा विश्वास हो जाए कि आप लोग बेटा समझ गए इस बात को। ये बेटा आपके पास एक गैल्वेनोमीटर है, इस गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस है बेटा वो 10 ओम है, ठीक है, और ये मैक्सिमम करंट मेजर कर सकता है 5 मिली एम्पियर का। ये बेटा आईजी का मतलब ही वही है, करंट फॉर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। व्हाट modifications are required to convert this galvanometer
into an ammeter which can measure current up to 10 एम्पियर। बड़ा 10 एम्पियर तक का करंट मेजर कर सके उसके लिए क्या मॉडिफिकेशंस आप करने पड़ेंगे। बेटा लिखिए आंसर्स और अच्छे से लिखिए बेटा, जितनी बातें मैंने आपको बताई हैं सारी ही कवर करने की कोशिश करें बेटा, सारी ही कवर करने की कोशिश करें। हाँ बेटा, आपके पास ये गैल्वेनोमीटर, इस गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमें दे रखा है 10 ओम। हम जानते हैं कि इसको अमीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम एक शंट जोड़ते हैं जिसका रेजिस्टेंस लेट से बड़ा S। इस पूरे अमीटर के अंदर मैक्सिमम करंट आएगा 10 एम्पियर। जब इसमें से मैक्सिमम करंट आएगा तो ऑफ कोर्स इसमें से करंट आएगा मैक्सिमम, और इसमें से बड़ा मैक्सिमम करंट आ सकता है 5 मिली एम्पियर। बाकी बचा बड़ा वो ऑफ कोर्स शंट में से। आप बड़ा ये भी कह सकते हो कि सर शंट में से कितना गुजरेगा, फिर I1 R1 इक्वल्स टू I2 R2, मर्जी बड़ा आपकी। 5 मिली एम्पियर इज बेसिकली 0.005 एम्पियर। शंट में से कितना करंट गुजरेगा तो आप बोलो से दैट इज 9.995 एम्पियर। अब लॉजिक्स तो बड़ा आपकी मर्जी है, लॉजिक्स तो बड़ा आपकी मर्जी है, सिस्टम ऐसा लगा। कोई बच्चा कैसा था सर ये और ये दोनों पैरेलल में है, जितना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से उतना पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से बिल्कुल लगाओ। I1 R1 0.005 into 10 should be equal to I2 R2, that is 9.995 into S। S की बड़ा वैल्यू आ गई है, कितनी वैल्यू आ गई बेटा 5 into 10 अपॉन 999। इतना शंट चाहिए बेटा आपको। इतना बड़ा शंट चाहिए आपको, दैट इज आई थिंक 10 डिवाइडेड बाई बड़ा 5 को अगर डिवाइड करूंगा तो बेटा मेरे ख्याल से 199 आएगा। इतने ओम रेजिस्टेंस चाहिए, इतना शंट लगाना पड़ेगा। ठीक है, इसी बात को एक तरह से और सोच सकते थे। मेरे बच्चे बोल सकते सर लेट्स से दिस करंट इज I1। हम लिख सकते हैं कि I1 इज इक्वल्स टू R2 अपॉन R1 प्लस R2 इंटू एक्चुअल कितना करंट आया है 10 एम्पियर, और इसमें बड़ा करंट कितना है 5 मिली एम्पियर, तो 5/1000 लिख दो। ले बेटा S अपॉन 10 प्लस S comes out to be ले बेटा 2000 S is equals to 10 plus S, 199 S is equals to 10, so shunt की वैल्यू comes out to be 10 upon 199। ये बड़ा इतना शंट आपको लगाना पड़ेगा। सो पहला आंसर तो आ गया, मतलब आंसर का पहला पार्ट आ गया कि मुझे एक शंट लगाना पड़ेगा जिसका रेजिस्टेंस होगा 10 अपॉन 1999 ओम। ठीक है, दूसरा काम बड़ा क्या था? दूसरा काम ये था कि हमें जितनी गैल्वेनोमीटर की वैल्यूज है उन सब गैल्वेनोमीटर की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? हमें सारी की सारी वैल्यूज को कैलिब्रेट करना पड़ेगा और सारी की सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बड़ा किससे? याद करो ना, तुम्हें याद करा रखा है RG प्लस S अपॉन S से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और इसकी जो वैल्यू आएगी वो बड़ा मेरे ख्याल से सब बच्चों को नजर ही आ गया होगा, 2000 आएगी। बड़ा कितनी आएगी? तो सारी वैल्यूज को 2000 से मल्टीप्लाई कर दो।
अगर 5 मिली एम्पियर को तुम 2000 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना जाएगा 10। तो मैक्सिमम करंट गैल्वेनोमीटर में से कितना गुजर सकता है 5 मिली एम्पियर। मैक्सिमम करंट अमीटर में से कितना गुजर सकता है 10 एम्पियर। तो सारे के सारे वैल्यूज को किससे मल्टीप्लाई कर दो 2000 से मल्टीप्लाई कर दो। तो दो बड़े काम है, शंट लगाओ इतना और सारी वैल्यूज को मल्टीप्लाई कर दो 2000 से। जहां पर 1 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां 2 एम्पियर लिख दो, जहां पर 2 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां पर 4 एम्पियर लिख दो, जहां पर 3 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां पर 6 एम्पियर लिख दो, जहां पर 4 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां पर 8 एम्पियर लिख लो, और सबसे आखिर में जहां पर 5 मिली एम्पियर लिखा हुआ है वहां पर 10 एम्पियर लिख दो। बस हमारा काम बन गया। आई होप यू गेट द पॉइंट। चलिए बेटा, हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तक ये डिस्कस किया है कि अमीटर बनता कैसे है। अब बात डिस्कस करते हैं कि अमीटर लगता कैसे करते हैं बेटा। नेक्स्ट, अमीटर हाउ टू यूज। आखिर हम अमीटर को यूज कैसे करेंगे। चलिए बच्चों करते हैं हाउ टू यूज अमीटर। पहले एक चीज देखना, हमारा जो अमीटर था वो ऐसा था, ये गैल्वेनोमीटर जिसका रेजिस्टेंस Rg और उसके साथ हमने एक पैरेलल में एक रेजिस्टेंस लगा दिया शंट। इन दोनों को मैं एक इकलौते अमीटर से रिप्लेस कर रहा हूं। अब बेटा मैं इसको अमीटर बोलूंगा, या फिर ऐसे कह दूं कि अमीटर का रेजिस्टेंस होगा Ra। सोचना समझना बड़ा बहुत ही आसान सा काम है। ये Rg और S बड़ा दोनों कैसे हैं पैरेलल। इसको अगर इकलौते रेजिस्टेंस से रिप्लेस कर रहे हो दैट विल बी Rg इंटू S अपॉन Rg प्लस S। ऐसे ये बेटा हमारा मीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, अच्छी बात। आगे चलिए बेटा नेक्स्ट। अब मैं आपसे पूछूं कि बेटा इसको यूज कैसे करोगे। देखो भाई, अमीटर का काम क्या है। अमीटर का काम है खुद में से गुजरने वाले करंट को मेजर करना। क्या काम है? खुद में से गुजरने वाले करंट को मेजर करना। जिस भी सर्किट में से आपको करंट मेजर करना हो उस सर्किट में अमीटर को लगा दो सीरीज में। लेट मी मेक माय पॉइंट। मान लीजिए कि आपके पास ये तार है और आपको इस तार में से गुजरने वाला करंट निकालना है। ठीक है, अब अमीटर का काम क्या है? खुद में से गुजरने वाला करंट मेजर करना। तो एक काम कीजिए, इस तार को कट कीजिए और इस तार में कहीं ना कहीं अमीटर सेट कर दीजिए। अब अमीटर क्या करता है? अमीटर करता है खुद में से गुजरने वाला करंट मेजर। जो करंट इसमें से मेजर हो रहा होगा वही करंट हमारे सर्किट में से मेजर कर रहा होगा, क्योंकि आपने अमीटर को बेटा इस पूरे सर्किट में कैसे लगाया? सीरीज में लगाया। तो जो करंट अमीटर में बेटा वही करंट आपके सर्किट में। तो जिस भी सर्किट में से आपको करंट मेजर करना हो उस सर्किट के अंदर अमीटर को लगा दीजिए सीरीज में। कैसे? सीरीज में। जिस भी सर्किट में, जिस भी वायर में वो करंट मेजर करना हो, जस्ट कनेक्ट द अमीटर इन सीरीज। तो इस लाइन को लिखना, connect the ammeter in series to the circuit in which we have to measure the current. We have to measure the current. ठीक है बेटा। सीरीज में क्यों बेटा? सीरीज में इसलिए कि अमीटर का काम तो खुद में से गुजरने वाला करंट निकालना है। जो करंट उसमें बेटा वही करंट आपके पूरे सर्किट में से। तो चलिए इस बात पर थोड़ा सा अपन आगे और बढ़ाते हैं, थोड़ा सा और देखते हैं। कैसे बड़ा सर्किट में लगता है, उसके कारण क्या होता है, सब कुछ देखते हैं। मान लीजिए कि आपके पास ये कोई एक्चुअल सर्किट है। बैटरी का ईएमएफ ई है, रेजिस्टेंस आर है। ये हमारा एक्चुअल सर्किट है। मुझे इस रेजिस्टेंस में से करंट मेजर करना है, तो मैं क्या करूंगा कि इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एक अमीटर लगा दूंगा।
तो मैंने इस रेजिस्टेंस के सीरीज में एक अमीटर लगा दिया जिसका रेजिस्टेंस बड़ा लेट से आर ए है, कैपिटल आर तो बड़ा रेजिस्टेंस का है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ठीक है। एक्चुअल करंट कितना होना चाहिए था? आप बोलो सर एक्चुअल करंट थ्योरेटिकली होना चाहिए था E/R। एक्सपेरिमेंटली जो करंट मेजर किया गया है, बेटा करंट मेजर करेगा ये अमीटर, अमीटर में से जो करंट गुजरेगा बेटा वही ऑफ कोर्स इस आर में से गुजरेगा। तो इस अमीटर में से कितना करंट गुजरेगा? आप बोलो सर कोई दिक्कत नहीं है, अमीटर में से कितना करंट गुजरेगा? दैट विल बी E डिवाइड बाई पूरा रेजिस्टेंस R प्लस RA, एंड एज यू कैन सी दैट कि दिस इज लेस देन योर एक्चुअल करंट। इसका मतलब जो भी हमारा एक्चुअल करंट था उससे कम करंट मेजर किया गया। और कारण आप जानते हैं, कारण आपको पता है कि अमीटर का खुद का भी तो रेजिस्टेंस है, तो वो पूरे के पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस तो बढ़ा देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाएगा तो करंट तो घटना चाहिए। तो एक्सपेरिमेंटल जो करंट है, जो मेजर्ड करंट है, वो हमारी एक्चुअल करंट से छोटा आ रहा है, छोटा आ रहा है। तो कोई ना कोई एरर तो आएगी, हल्की फुल्की एरर तो आएगी। मैं आपसे पूछूं कि बेटा एरर कितनी आएगी, तो आप बोलोगे सर एरर आएगी E/R प्लस RA माइनस एक्चुअल दैट इज E/R। ये हमारी एरर है। मैं चाहता हूं कि एरर जो है वो कम से कम आए, बस हर कोई ये चाहता है कि एरर कम से कम आए। एरर कम से कम आए तो ऑफ कोर्स ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू नियरली सेम होनी चाहिए। उसके लिए मैं ये चाहूंगा कि RA जितना छोटा हो उतना बढ़िया है, अमीटर का रेजिस्टेंस जितना कम हो उतना बढ़िया है। अरे भाई अमीटर के रेजिस्टेंस को याद करो बेटा, हम कैसे लिखते थे? मेरे बच्चे बोले सर मुझे याद है, अमीटर बनता कैसे था? गैल्वेनोमीटर और शंट को पैरेलल में लगाने से। और अमीटर का रेजिस्टेंस कुल मिलाकर हमारे पास आया था RG × S अपॉन RG प्लस S। ये जो RG है ना, ये तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन S हमारे कंट्रोल में है। और हम जानते हैं कि S की वैल्यू जितनी छोटी होगी, हमारे इस अमीटर के रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी ही छोटी होगी। तो आप कह सकते हो कि सर रेजिस्टेंस ऑफ अमीटर कम करने के लिए शंट की वैल्यू जितनी कम हो उतनी बढ़िया। और शंट की वैल्यू अगर मान लीजिए बेटा टेंडिंग टुवर्ड 0 हुई, तो आप देख सकते हो कि अमीटर का रेजिस्टेंस भी बेटा टेंडिंग टुवर्ड 0 आएगा। और ऐसा रेजिस्टेंस ऐसा अमीटर जिसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड 0 हो बेटा, दैट काइंड ऑफ अमीटर इज नोन एज आइडियल अमीटर। दैट काइंड ऑफ अमीटर इज नोन एज आइडियल अमीटर। आइडियल एमीटर सिर्फ कहाँ मिलते हैं, कौन से दुकान पर मिलते हैं? बेटा आइडियल एमीटर सिर्फ और सिर्फ सवालों में मिलते हैं। एक्चुअल में ऐसा कोई एमीटर बन ही नहीं सकता जिसका रेजिस्टेंस हो ही नहीं। कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस होगा यार, तार लगा रखे हैं, तारों के बेटा हल्के फुल्के रेजिस्टेंस तो होंगे। हाँ आप कम कर सकते हो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि मैंने सर ऐसा शंट लगा दिया है कि रेजिस्टेंस आपका 0 ही हो गया होगा, कम हो सकता है। तो अगर कभी ये लिखा हुआ आए कि हम किसी सवाल के अंदर आइडियल अमीटर से डील कर रहे हैं, तो समझ जाना कि आइडियल अमीटर जो होगा उसका रेजिस्टेंस टेंडिंग टुवर्ड 0 होगा। और ये 0 करने के लिए आपने क्या किया होगा? क्या गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 0 क्या होगा? आप बोलो ना सर गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस तो जो होगा वो होगा, हाँ शंट का रेजिस्टेंस कम से कम हो सकता है। तो सर शंट का रेजिस्टेंस आपने उस केस में 0 रख दिया होगा, 0 रख देंगे, 0 रख देंगे। तो बेटा अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम करने के लिए आप शंट लगाइए कम से कम। अब कोई बच्चा ये भी कह सकता है कि सर ये, मैं एक प्रैक्टिकल बात कर रहा हूँ, ऐसे सवाल वाली बात नहीं कर रहा हूँ, मैं प्रैक्टिकल वाली बात कर रहा हूँ कि सर ये रहा हमारा गैल्वेनोमीटर और सर इसके साथ मैंने पैरेलल में कोई शंट लगा दिया ऐसे। अब सर शंट का कोई ना कोई रेजिस्टेंस तो आएगा सर शंट कम कैसे करूँ? मेरे पास एक प्लान है, ऐसे 2 शंट लगा दे, 2 शंट लगा दे, 2 लगा दूंगा तो ये S और ये S कैसे हो गया? पैरेलल। तो कितना हो जाएगा? S/2। सर और कम करना है, और कम करना है तो एक शंट और लगा दे, S 3S पैरेलल में, कितना हो जाएगा? S/3। इस पर कोई सवाल नहीं बन रहा, मैं तो ऐसे बता रहा हूँ कि कोई बच्चा कहता है सर ऐसे बहुत कम शंट कैसे यूज़ कर सकते हो? बड़ा बहुत कम शंट का तो मेरे पास एक ही तरीका है कि अगर आपको बड़ा बहुत कम शंट चाहिए तो ऐसे बड़ा खूब सारे शंट आप ऐसे पैरेलल में लगा सकते हो। और वो पैरेलल में लगाते ही बेटा आपको फिर है ना, समझ गए होंगे, बड़ा पैरेलल में लगाते ही फिर शंट कम हो जाएगा। तो
तो आइडियल अमीटर कभी लिखा हुआ है तो समझ जाना इस तरह से, ठीक है। चलिए बच्चा, नेक्स्ट इज एक सवाल, आपके पास बड़ा इस तरह का अरेंजमेंट है, एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप है, ये हमारे पास एक बैटरी है 100 वोल्ट की, और ये एक रेजिस्टेंस है बेटा 40 ओम। इस 40 ओम में से करंट मेजर करने के लिए मैंने इस 40 ओम के साथ सीरीज में एक अमीटर लगा दिया, सही है ना बेटा। लेकिन इस अमीटर का जो रेजिस्टेंस है बड़ा वो कुछ ना कुछ है, और बड़ा ये 10 एम्पियर है, बड़ा काफ़ी ज़्यादा है, क्या करें, लेकिन है। ये आपका एक्सपेरिमेंटल सेटअप, ये आपका 100 वोल्ट। मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ बेटा कि एक्चुअल करंट कितना है, मेजर्ड करंट कितना है, एरर कितनी है, वगैरह वगैरह, ऐसी कुछ बातें डिस्कस करना चाह रहा हूँ। पहले बताओ बेटा कि एक्चुअल करंट कितना होना चाहिए था सर्किट में, तो आप बोलोगे दैट इज 100 वोल्ट डिवाइड बाय 40 ओम, दैट इज 2.5 एम्पियर। कितना करंट मेजर किया इस एमीटर ने, तो आप बोलो सर फॉर एनी प्रैक्टिकल पर्पसेस दिस एमीटर इज बिहेविंग लाइक ए रेजिस्टेंस। भाई एमीटर किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक रेजिस्टेंस की तरह बिहेव कर रहा है। आप कह सकते हो सर 10 ओम एंड 40 ओम कुल मिलाकर जो आर इक्विवेलेंट है वो आपका 50 ओम आ गया। मैं आपसे पूछूं बेटा कितना आपने करंट मेजर किया है, तो आपका जवाब होगा सर करंट मेजर किया है 100 वोल्ट डिवाइड बाय 50 ओम। I think the measured current is 2 एम्पियर। कितना बेटा, मैं आपसे पूछूं बेटा क्या एरर है क्या, आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल एरर है, एंड एरर इज ऑफ कोर्स 2 एम्पियर माइनस 2.5 एम्पियर, दैट कम्स आउट में -0.5 एम्पियर। माइनस साइन तो सिर्फ और सिर्फ ये बता रहा है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो एक्चुअल वैल्यू से कम है। कोई अगर मुझसे इस केस में पूछ ले कि सर कितनी फ्रैक्शनल एरर है, मैं बोलूंगा फ्रैक्शनल एरर होती है एरर अपॉन एक्चुअल वैल्यू। एक्चुअल वैल्यू इज वी नो दैट इज 2.5 एम्पियर। एम्पियर से एम्पियर कैंसिल, आई थिंक इट कम्स आउट 1/5 या फिर 0.2, माइनस भी लिख सकते हैं। हालांकि अक्सर बड़ा ये इसमें माइनस वगैरह नहीं लिखते, ठीक है, अपन तो बड़ा बता रहे हैं। अगर कोई मुझसे पूछ ले कि व्हाट इज द परसेंटेज एरर इन दिस केस, तो आप कह सकते हो कि सर दैट इज ऑफ कोर्स एरर अपॉन एक्चुअल इनटू 100, आई थिंक दैट इज -20%। माइनस बड़ा सिर्फ और सिर्फ बता रहा है कि हमारा जो मेजर्ड वैल्यू है वो कम आ रही है, कम आ रही है। सर मैं ये एरर कम से कम चाहता हूँ, बड़ा बता दी मैंने आपको, अगर ये एरर अगर आप कम से कम चाहते हो तो इस अमीटर का रेजिस्टेंस कम से कम होना चाहिए। और अमीटर का रेजिस्टेंस कम होने के लिए बड़ा आप जानते हो कैसे बनते हैं ऐसे रेजिस्टेंस, आप लोगों को बिल्कुल याद है मेरे को कैसे बनते हैं। इनको बनाने के लिए हम लोग शंट यूज़ करते थे, और सर शंट ऐसा यूज़ करूँगा जिसका रेजिस्टेंस बहुत ही कम कर सकते हो। आगे चलिए बेटा, अगेन अगर कभी ये लिख दिया जाए सवाल के अंदर कि अमीटर डैमेज हो गया है, या फिर बेटा आपका जो अमीटर है वो फॉल्टी हो गया है, तो समझ जाना कि पक्की बात है कि अमीटर में कौन खराब हो सकता है। भाई अमीटर में दो चीजें हैं, गैलोमीटर और शंट, है कि नहीं। शंट तो क्या खराब होगा, रेजिस्टेंस है, खराब कौन होगा, गैलोमीटर खराब होगा। और गैलोमीटर खराब कब होगा, जब उसके अंदर करंट IG से ज़्यादा होगा। उसमें अगर करंट IG से ज़्यादा होगा तो इसका मतलब अमीटर के अंदर जो मैक्सिमम करंट जितना जा सकता था, हमने जो निकाला था, कैसे निकाला था, RG + S अपॉन S × IG से, उससे आपने ज़्यादा करंट भेज दिया होगा तो आपका अमीटर डैमेज हो गया होगा। तो अगर मान लीजिए बड़ा एक छोटा सा पॉइंट लिख रहा हूँ, हालांकि मुझे ऐसा लगता है कि तुम लोगों ने लॉजिक से खुद भी सोच लिया होगा कि अगर कहीं पर ये लिखा हुआ आए कि हमारा अमीटर जो है वो डैमेज्ड हो गया है, इट मीन्स दैट कि उसके अंदर से गुजरने वाला जो करंट है वो आपका बेटा RG + S अपॉन S × IG से ज़्यादा फेंक दिया होगा आपने उसके अंदर से करंट, और ज़्यादा करंट भेज दोगे तो ऑफकोर्स आपका मीटर डैमेज तो हो ही सकता है। ठीक है, एक सवाल और,
ये सवाल ऐसे कोई अमीटर का सवाल नहीं है, ये बस सिंपल है सर्किट का सा सवाल है। सुनिएगा, ये बड़ा बैटरी, this is 2 ohm, this is 3 ohm, this is 6 ohm, this is 2 ohm, this is 1 ohm, and this is 20 volt. Find current through ammeter. अमीटर से करंट निकालो बेटा, ये सवाल है। निकाल देंगे, क्यों नहीं निकाल देंगे। हाँ, ये कोई मेरे बच्चा ये सोच सकता है कि सर आपने अमीटर गलत लगा दिया। सर आपने मना किया था कि अमीटर को ऐसे नहीं लगाना है। सर अमीटर को सीरीज में लगाना है। बिल्कुल सीरीज में लगाना है। अगर मुझे 6 ओम में से गुजरने वाला करंट मान लो मेजर करना होता तो इस अमीटर को मैं यहां लगाता, तो जो करंट 6 ओम में से वही करंट आपके अमीटर में से तो करंट मेजर कर देता। लेकिन अब अमीटर लगा दिया आपने, ऐसे गलत लगा दिया, तो क्या सवाल नहीं पूछ सकता क्या आपसे मैं कि अमीटर की रीडिंग बताओ? भाई सवाल तो पूछ ही सकता हूँ। मैं मानता हूँ कि आपको अमीटर ऐसे लगाना नहीं चाहिए था, लेकिन सवाल में पूछा गया है कि फाइंड करंट थ्रू अमीटर, तो बता दो कि अमीटर में से कितना करंट है। वो अलग बात है कि अमीटर में से और 6 ओम में से करंट सेम नहीं है, अमीटर में से और 2 ओम में से करंट सेम नहीं है, अमीटर में से और 1 ओम में करंट सेम नहीं है। अमीटर तो क्या करता है, खुद में से गुजरने वाला करंट निकाल लेता है। तो इस अमीटर में से गुजरने वाला करंट तो हम अब भी मेजर तो कर ही सकते हैं, हम बता तो सकते हैं इसकी रीडिंग क्या आएगी। क्योंकि किसी भी सर्किट के लिए हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा जो अमीटर है इट विल बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस, फॉर ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस इट विल बिहेव लाइक ए रेजिस्टेंस। तो आप कह सकते हो कि सर कोई खास इतना बड़ा लोड नहीं है, ये सिंपल सवाल है आपका। इस 3 ओम में से एक तरह से रेजिस्टेंस पूछा गया है। तो कभी अगर अमीटर इस तरह से सीरीज में ना लगा रखा हो और फिर भी पूछ ले बताओ अमीटर में कितना करंट है, तो वहां पर झगड़ा नहीं करने का कि अरे हमारे सर ने कहा था कि अमीटर तो हमेशा सीरीज में लगेगा। अगर पैरेलल में लगा दिया तब भी अमीटर से कोई ना कोई रीडिंग तो आएगी ना। कौन सी रीडिंग आएगी? उसमें से गुजरने वाले करंट की, वो निकाल लो। वो पूछ रहे होंगे तुम क्यों लोड ले रहे हो, तुम क्यों झगड़ा कर रहे हो कि अरे नहीं सर सीरीज में लगाओ, ये वो हमसे तो पूछा जाएगा, बता देंगे अपन तो बड़ा बता दो। ये तो बड़ा आसानी हो गया। 6 and 3 कैसे हैं? पैरेलल। 6 and 3 का आर इक्विवेलेंट कितना आएगा बेटा? 6 × 3/6 + 3 बेटा कितना आ गया? 2 ओम। ये 2 ओम, ये 2 ओम, ये 1 ओम, तीनों बेटा कैसे हैं? सीरीज। कितना आ गया आर इक्विवेलेंट आपका? 2 + 2 + 1 कितना आ गया? 5। 20 वोल्ट की बैटरी है, 5 ओम का रेजिस्टेंस है। कुल मिलाकर बेटा करंट कितना आएगा? 20/5 दैट इज 4 एम्पियर। 4 एम्पियर करंट यूं आएगा। अब ये 4 एम्पियर करंट बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस है 1:2 के रेशो में, तो करंट बढ़ जाएगा 2:1 के रेशो में। 2:1 के रेशो में अगर करंट बढ़ जाएगा तो यहां से करंट जाएगा 4/3 एम्पियर और यहां से करंट जाएगा 8/3 एम्पियर। 8/3 एम्पियर और 4/3 एम्पियर वापस बेटा कितना जाएगा? 4 एम्पियर। मुझसे पूछा बताओ अमीटर की रीडिंग क्या होगी? बेटा अमीटर की रीडिंग होगी उसमें से गुजरने वाला करंट, एंड दैट करंट इज ऑफ कोर्स 8/3 एम्पियर। सो आंसर कम्स आउट टू बी 8/3 एम्पियर। अगेन बेटा इस तरह के सवाल आप शीट में देखोगे, शीट में भी देखोगे, इवन बेटा आप आगे जाकर भी है ना कहीं ना कहीं बेटा टेस्ट वगैरह में इस तरह सवाल देखते रहोगे। तो इस कभी भी अगर अमीटर अगर मान लो सीरीज में ना लगा हो तब भी हम उसमें से करंट तो निकाल ही सकते हैं। करंट निकालने में कौन सी बड़ी टास्क है? ठीक है, आगे चलते हैं। चलिए बेटा मैं होमवर्क दे रहा हूं बेटा, अपनी जो करंट की शीट है उसमें आप एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 पार्ट 2 आप बड़ा एक बार के लिए सेक्शन ई करें। छोटा सा सेक्शन है, बड़ा सेक्शन ई करें और एक्सरसाइज 2 के पार्ट 1 में आप क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करें। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 करें, इतना ही काम है, बाद में देखते हैं। ठीक है, कल मिलते हैं, कल नहीं हाँ परसों मिलते हैं।